Hello students, you are most welcome in PIMT Video classes. That your subject is international trade and today's topic is regional economic grouping. ठीक है, हमने इससे पहले जो लेक्चरों में डिस्कशन किया था वो हमने बात की थी जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था इससे पहले लेक्चर में, पहले 2-3 लेक्चर्स में, जिसमें हमने IMF के बारे में बात की थी, हमने आपका वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी और हमने WTO के बारे में इसमें डिस्कशन किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग की हम बात करेंगे। वो तो आपके इंटरनेशनल एक तरीके से इंस्टीट्यूशन थे, और जो यदि हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग की बात करें तो एक रीजन बेस होते हैं। ठीक है, जैसे EU है, यूरोपियन यूनियन, जो कि क्या एक यूरोपीय कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है। सार्क क्या है, आपने सार्क का नाम सुना होगा। सार्क क्या है, जो आपके जितने भी इंडिया के नियरेस्ट कंट्रीज हैं एक उनका समूह है। इसी तरह आपका एक नेफ्टा है जो कि आपका अमेरिकन कंट्रीज का एक समूह है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो जो आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग होती है, ठीक है, उसका उसके अंदर जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई जितने भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे। यहाँ पर यदि किसी ग्रुप के अंदर 10 या 12 कंट्रीज हैं तो वो ये एक्श्योर करते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन मेंबर्स को ना तो कोई एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है कि उनकी इकोनॉमी डाउन ना हो, उनके मेंबर कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ क्या कि उनके जो भी ग्रुपिंग कंट्रीज हैं या आपके उस रीजनल ग्रुप के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ना हो, लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग, वहाँ के उनका जो इंडिविजुअल्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपका सही है। ठीक है, तो वो सारा काम आपके कौन करते हैं, जो ये आपके रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग होते हैं, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स आपके होते हैं। मेन फोकस इकोनॉमी के ऊपर होता है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के ऊपर होता है, और थर्ड आपका जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रुपिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, मेन जो ये जितने भी आपके रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप बनते हैं, ठीक है, उनके आपके एक तरीके से क्या फीचर्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करके चलते हैं, आपकी जितनी भी कंट्रीज होते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि री इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर नेशंस। तो उन ग्रुप्स का जो आपके रीजनल ग्रुप्स होते हैं उनका भी मेन फोकस इसके ऊपर होता है कि भाई एक तरीके से फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट हो, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में क्या करें, वो आपस में फ्री ट्रेड को बढ़ावा दें, आपस में फ्री ट्रेड को वो मोटिवेट करके वहां पर चले। दूसरा है इसमें आपका इम्पोजिशन ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन मेंबर कंट्री, कि जो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, उनके लिए वो सारे मिलकर जो आपके अदर मेंबर्स हैं, जो आपके ग्रुप के मेंबर नहीं है, जैसे यूरोपियन यूनियन है उसके वो मेंबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए कि सबके लिए एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें वहां पर फॉलो करके चलना चाहिए। ये नहीं है कि कंट्री एक ही अलग है उस कंट्री के लिए, कंट्री एक ही अलग है उस कंट्री के लिए, कंट्री एक ही अलग है उस पर्टिकुलर आपके कंट्री के लिए। थर्ड है नेक्स्ट जो है आपका आगे यदि हम बात करें, अब हम बात करेंगे इसकी कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रुपिंग, कि जो आप इकोनॉमिक ग्रुपिंग की बात करते हैं उसके आपके क्या क्या वहां पर बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि भाई जहां पर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो और आपकी कॉस्टिंग वहां पर कम आती है। ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्शन करोगे और यदि उसकी कॉस्टिंग वहां पर कम आती है तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, उसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहां पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जितने भी जो मेंबर कंट्रीज हैं किसी भी ग्रुप के, वो उन्हें ये करना चाहिए कि भाई सपोज करो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं
तो उसमें क्या होना चाहिए कि भाई जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा जिसके पास एक्सपर्टाइज है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वहाँ पर प्रोडक्शन करके चले। उससे नॉर्मली बेनिफिट वहाँ पर क्या होगा, या उससे नॉर्मली बेनिफिट वहाँ पर क्या मिलता है कि भाई वो पर्टिकुलर कंट्री वहाँ पर कॉस्टिंग की एडवांटेज ले सकता है, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो दूसरों को वहाँ पर सप्लाई करके चलेगा। सेकंड है आपका इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, कि भाई जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या वो जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर बनाकर चलते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट एक तरीके से इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के थ्रू होने चाहिए। मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जो है जो ग्लोबल मार्केट है उस ग्लोबल मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की वहाँ पर पहचान होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की वहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए। वो पॉसिबल कब है कि जब सारे कंट्रीज आपस में मिलकर जो भी प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी लाए और उसे टेक्निकली ज़्यादा इम्प्रूव करके वहाँ पर चले। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है कि भाई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ आउटपुट। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है कि हम जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करें वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वो सर्विसेज हैं वो क्वालिटी वाइज आपके अच्छे होने चाहिए, बेटर क्वालिटी के वो वहाँ पर होने चाहिए। जब भी आप क्या कर सकते हो, तभी आप अपने आप को एक तरीके से हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्वाइव आप अपने आप को वहाँ पर करा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उसे वहाँ पर थ्रू आउट कॉम्पिटिशन मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज के सेम प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके आपको नहीं चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीन्स क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि जब सारे मेंबर्स आपस में ग्रुपिंग करते हैं किसी भी ग्रुप के, तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। कहीं पर कम है तो उस रीजन की जो भी लेबर है वो दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर काम कर सकती है, ठीक है, कि वहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम है, दूसरे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग जो है वहाँ पे जाकर काम कर सकते हैं। लेबर एक तरीके से आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, लेबर आपकी मोबिलाइज हो सकती है, लेबर आपकी रोटेट वहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है आपका इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई जो भी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते चले कि जो भी ट्रेड के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें वो वहाँ पर इम्प्रूव करके चले, उनके अंदर वो जो है एक तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर चले। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आपने पहले से या ट्रेडिशनली आपने बनाया हुआ है वो सब चीजें वहाँ पर ना। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि जो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है वो आपकी बढ़ती है। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो भी मेंबर कंट्रीज के पीपल्स हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एक तरीके से आपका इम्प्रूव होता है, उसके अंदर भी लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि क्या है जो कंट्रीज के मेंबर्स हैं या सॉरी पीपल्स हैं उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी हो जाती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एंश्योर वहाँ पर हो जाती है। आगे है इंक्रीजिंग फैक्टर मोबिलिटी। इंक्रीजिंग फैक्टर मोबिलिटी का मीन्स क्या है कि जो भी फैक्टर्स हैं वो इजीली मोबिल हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हमने जो कुछ डिस्कस किए हैं ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग होती है, ठीक है। क्या कौन कौन से रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम नेफ्टा पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे, आसियान कंट्रीज पढ़ेंगे, EU पढ़ेंगे, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। अब आगे आता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, उसकी आपकी क्या क्या फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और यदि हम बात करें कि जो हम इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन करके चलते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से मेनली सेक्टर्स होते हैं जहां पर हमें ये इंटीग्रेशन बना के चलना होगा। तो इसमें सबसे पहला है आपका फर्स्ट
एरिया, थर्ड वन है आपका कॉमन मार्केट और फोर्थ वन है आपकी पॉलिटिकल यूनियन। कस्टम यूनियन कि जहां पर आप टैरिफ्स वगैरह लगाते हो उसके लिए एक आपकी स्टैंडर्ड कॉमन पॉलिसी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है इसमें फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर फ्री ट्रेड हो, उसका एक पर्टिकुलर आपका एरिया। कॉमन मार्केट, ठीक है, सबके लिए कॉमन मार्केट होना चाहिए कि यदि मेंबर कंट्रीज है तो सब ये है कि उनके लिए जो मार्केट के बॉर्डर है वो कॉमन होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। जैसे हम यदि इंडिया की बात करें तो आप कंट्री के किसी भी स्टेट में जाकर अपना बिजनेस कर सकते हो। इसी तरह कि जब आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है तो आप भी मेंबर कंट्रीज जो है कोई भी कहीं पर जाकर कोई भी इजीली बिजनेस आपका कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट है आपका पॉलिटिकल यूनियन। साथ के साथ क्या होता है कि जब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कि भाई एक अपनी पॉलिटिकल यूनियन भी बनी। पॉलिटिकल यूनियन के अंदर बेसिकली वो होते हैं जो भी जिस पर्टिकुलर कंट्री का हेड होता है, ठीक है। कहीं पर आपका बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पर आपका क्या होता है जो आपका प्रेसिडेंट होता है। साथ के साथ जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी एक कॉमन सर्कल स्कीम के अंदर होता है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड मीटिंग है तो वो भी लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल जो भी मिनिस्टर होंगे वो भी इसमें आपस में मिलते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसमें आपस में मिलते हैं।